वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 2 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल अस्त्र मार्क 1 के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके साथ? एक पब्लिक सेक्टर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है जो कि हैदराबाद में बेस्ड है, उनके साथ। इसके तहत डिफेंस मिनिस्ट्री को सप्लाई की जाएगी अस्त्रा मार्क 1। अस्त्रा मार्क 1 या जिसे आप शॉर्ट में MK1 भी बोल सकते हैं, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। 2 शब्द हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब ये उस रेंज को भी हिट कर सकता है जहां पर आप देख नहीं सकते। दूसरा, ये हवा से हवा में हिट करने वाली एक मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। BVM मिसाइल्स यूजुअली 20 नॉटिकल माइल्स या 37 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइल्स होती हैं, क्योंकि उसके बाद जो विजुअल रेंज होती है वो आपको क्लियर कट मिलती नहीं है। तो जो AAM है, यानी कि जो एयर टू एयर मिसाइल है, उसका मतलब मैंने आपको बताया कि ये एयरबॉर्न एसेट से एयरबॉर्न टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात वही है, हवा से हवा में किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देना। इस अस्त्रा मैक 1 को डेवलप और डिजाइन किया गया है DRDO के द्वारा। इसे डिप्लॉय किया जा सकता है हमारे कुछ बहुत ही प्राइम फाइटर जेट्स के साथ, जैसे कि सुखोई 30 मैक 1 और तेजस, जो इस्तेमाल किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और MiG-29K जिसे इस्तेमाल करती है हमारी नेवी। दोनों में ही लगाया जा सकता है अस्त्रा मार्क 1। इसकी रेंज 110 किलोमीटर की है। स्पीड जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा रहेगी साउंड की स्पीड से, यानी कि आप सोनिक स्पीड से 4 गुना इसकी स्पीड मान सकते हैं। ये मैक्सिमम 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जा सकता है, इसीलिए ये एयर कॉम्बैट को बहुत ही फ्लेक्सिबली हिट कर सकता है, वहां पे सक्सेसफुल हो सकता है, चूंकि अच्छी ऊंचाई अटेन कर सकता है। AAM यानी कि एयर टू एयर मिसाइल जिनके पास BVR कैपेबिलिटी हो, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी हो, ये लंबे समय तक किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को एक बढ़िया, लंबा समय नहीं कहेंगे बल्कि एक बड़ा स्टैंड ऑफ रेंज बोलेंगे, जहां पर वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं। ये अपने एडवर्सरी की एयरबॉर्न टारगेट्स को या एसेट्स को न्यूट्रलाइज कर पाते हैं और अपने एडवर्सरी यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस मेजर्स को भी अवॉइड कर पाते हैं, क्योंकि जो इनकी रेंज होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब दुश्मन एक डिफेंसिव फायर करता है, जैसे आपने फायर किया तो फिर डिफेंसिव फायर भी आएगा, तो चूंकि इनकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसे अवॉइड कर ले जाते हैं। एंड दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ अस्त्रा मार्क 1। देखिए, मिसाइल वगैरह पे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2014 में अग्नि 4 मिसाइल पे क्वेश्चन पूछा गया था। 3 स्टेटमेंट थे। पहला था कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, दूसरा है कि ये केवल लिक्विड प्रोपेलेंट से फ्यूल होता है, और तीसरा कि ये 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड को 7500 किलोमीटर की रेंज पे ले जा सकता है। अगर आपको कुछ ना भी पता हो तो आपको ये पता है कि जो अग्नि 5 है उसकी रेंज 5000 से 5500 बताई जाती है। तो यहाँ तो हम अग्नि 4 की बात कर रहे हैं, इसकी रेंज 7500 हो कैसे सकती है? तो आप जैसे ही 3 क्रॉस करेंगे ये तीनों क्रॉस हो जाएंगे और सही जवाब आपका ए जो है वो निकल जाएगा। सो एलिमिनेशन आपका ये आंसर दे देगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चीता के बारे में है। मैंने एक दफा आपको पहले भी बताया था कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं किया करते। यहां बात चीते की चाल की है, वो भारत में अब नहीं है, क्योंकि 1951 में इसे ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। चीता, ऐसा बताया जाता है कि अकबर के समय में इनकी संख्या भारत में 10,000 से ज्यादा हुआ करती थी। तो जो जहांगीरी में भी चीता का जिक्र मिलता है। यह भी बताते हैं कि अकबर ने शिकार के लिए इनको ट्रेन कर रखा था और उसके पास उसके खेमे में 1000 से ज्यादा चीता होते हैं। मैं आपको बता दूं कि चीता टाइगर और जो बाघ है उसकी तुलना में मैं आपको बता दूं कि चीता अपनी प्रजाति के अन्य जीवों जैसे कि शेर और बाघ की तुलना में कम हिंसक होता है, और यही कारण है कि इसे आसानी से पाला भी जा सकता है। इसका बहुत मिसयूज हुआ है पास्ट में, इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया गया। यहाँ पर देखिए, ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने इसका शिकार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया। उन्होंने इनफैक्ट चीता को मारने पे इनाम भी रख रखा था कि अगर कोई चीता को मारता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। धीमे धीमे चीता मरते चले गए। कुछ रजवाड़ों के शौक के चक्कर में मरे और कुछ अंग्रेजों ने मार दिए। जो आखिरी 3 चीता थे उनके बारे में मान्यता है कि कोरिया, जो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, उसके महाराजा थे। छत्तीसगढ़ का वैसे प्रिंसली स्टेट था ये कोरिया। वहां के जो महाराजा थे उन्होंने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया 1947 में या 48 के दौरान। उसके साथ उन्होंने फोटो भी क्लिक करवाई। उसके बाद हमें लगा कि चीता होंगे, काफ़ी खोजा गया लेकिन मिले नहीं।
तो फॉर्मली 1951 में इन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। शुरू में कोशिश ये की गई कि जब एक्सटिंक्ट हो गया तो फिर ये हुआ कि रीइंट्रोड्यूस करते हैं। तो भारत में रीइंट्रोडक्शन के लिए सबसे सूटेबल होते एशियन चीता। एशियन चीता उस समय ईरान में ही हुआ करते थे। ईरान से एशियन चीता को लाके भारत में रीइंट्रोड्यूस करने का प्लान बना, लेकिन प्लान लंबा गया नहीं। फिर इंदिरा गांधी जी आई तो उन्होंने भी कोशिश की कि ईरान से चीता को भारत में लाके रीइंट्रोड्यूस किया जाए। इन बिटवीन इंदिरा गांधी जी ने भारत में इमरजेंसी लगा दी और उसके बाद ईरान में शाह का तख्ता पलट हो गया। तो कुल मिला के दोनों ही देशों ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस की। इसी के रिजल्टेंट ईरान से चीता भारत आ न सके। उसके बाद जब भारत ने ईरान से डिमांड की कि चीता को भारत में लाया जाए तो ईरान में खुद ही चीता की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में एशियन चीता सिर्फ ईरान में ही पाए जाते हैं, वो जिनके लिए इंडिया भी एक सूटेबल हैबिटेट हो सकता था, जो हम ईरान से ले भी सकते थे, लेकिन ईरान में ये खुद ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वहां पर इनकी संख्या मुश्किल से 100 बची हुई है, उन्होंने खुद ही इनको नहीं छोड़ा है। तो इस स्थिति में ईरान हमें चीता बिल्कुल भी नहीं देगा। तो हमने विकल्पों की तलाश शुरू की। हमें लगा कि चलो एशियन चीता अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम लेकर आते हैं अफ्रीकन चीता और उसे इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसी दिशा में प्लान बनाया गया कि हम साउथ अफ्रीका और नामीबिया से अफ्रीकन चीता लेकर आएंगे और उसे भारत के मध्य प्रदेश का जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है वहाँ पे इन्हें रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अब ये जो काम है वो जल्दी ही होने वाला है। जल्दी ही हम साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता लेकर आएंगे, जो कि अफ्रीकन चीता होगा, एशियन चीता नहीं होगा, और उसे हम कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस कर देंगे। चीता, जिसे एसियोनिक्स जुबैटस कहा जाता है, ये बिग कैट स्पीसीज की एक ओल्डेस्ट प्रजाति मानी जाती है। काफ़ी और प्रजातियां हैं जिनमें से ये भी ओल्डेस्ट है। इनके एंसेस्टर्स का अगर आप हिस्ट्री ट्रेस करोगे तो ये 5 मिलियन सालों से रह रहे हैं, मतलब मायोसीन एरा से ये एग्जिस्टेंस में है। इंसान जब तक डोमिनेट नहीं करते थे तब तक ये सुरक्षित थे। इंसानों के डोमिनेट करने के बाद इनकी प्रजाति खत्म होने लगी। चीता को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला मैमल बताया जाता है, जो अफ्रीका और एशिया में रहते हैं। इनकी स्पीड 90 से 130 किलोमीटर पर आवर की होती है और 100 किलोमीटर की स्पीड तो ये विदिन सेकंड्स अटेन कर लेते हैं। बहुत तेज दौड़ने वाले धावक होते हैं ये। बात करते हैं अफ्रीकन चीता की, जो अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एशियन चीता से। इनका कलर ब्राउनिश होता है और स्किन गोल्डन होती है। यू कैन सी दिस इन द इमेज। थोड़ा कलर डार्क होता है, थिकर होता है एशियन चीता का। इनके शरीर के ऊपर जो स्पॉट्स या लाइंस होती हैं, जो लाइंस इनके फेस पर होती हैं, यहाँ पे देखिए ये फेस पर एक लाइन दिख रही है, ये ज़्यादा डार्क होती है एशियन चीता की तुलना में। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे लगभग हर जगह मिल जाएंगे, थाउजेंड्स में नंबर में वहाँ पे हैं। वहाँ पे बहुत कम संख्या इनकी नहीं है। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में ये फिर भी वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है। एशियन चीता की बात करते हैं तो ये थोड़े से छोटे होते हैं अफ्रीकन चीता की तुलना में। इनका कलर येलोइश फॉन होता है, थोड़ा सा हल्का कलर होता है और जो बॉडी होते हैं उस पर फर पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली नीचे के हिस्से पे बहुत सारे फर मिलेंगे। बाकी मैंने बता दिया कि ईरान में ही पाए जाते हैं, 100 से कम ही बचे हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, अपेंडिक्स 1 में है, साइट्स के WPA शेड्यूल 2 में है। यहाँ भी बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की। ये हेडिंग गलत है। कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। काफ़ी यूनिक डेस्टिनेशन है, जो लोग घूमने जाना पसंद करते हैं, नेचर लवर्स हैं। हेल्दी पॉपुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी चीतल, सांभर, नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिंकारा और कैटल्स की। वर्तमान में लेपर्ड और स्ट्रिप्ड हाइना 2 बड़े कार्निवोर्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। एक लोन टाइगर भी है जिसे रणथंबोर टाइगर रिजर्व से वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वैली ऑफ फ्लावर्स। इसे 1 जून से टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। उत्तराखंड की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। जो भी प्राकृतिक एरिया में फ्लावर्स वगैरह को देखना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी लोकेशन होती है। इसे 1982 में एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये 87.50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 2005 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के इसी टॉपिक में। वैली जो है इसे एक्सीडेंटली एक ब्रिटिश माउंटेनियर ने खोजा था, बॉटनिस्ट थे। हमें पता नहीं था कि हाँ कहीं पर इतनी खूबसूरत जगह है। फ्रैंक एस स्मिथ को वहाँ पर घूमने के दौरान 1931 में ये लोकेशन दिखी जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, उनकी बहुत सारी प्रजातियाँ थी। उनको बड़ा ही खूबसूरत लगा, बहुत ही अच्छा लगा। धीमे धीमे ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आई कि हाँ एक लोकेशन है वैली ऑफ फ्लावर्स की जहाँ पे जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वैली जो है वो आज 600 फ्लावरिंग स्पीसीज़ को अपने आप में अकोमोडेट करता है। एक बहुत ही अनोखी प्रजाति है फूल की जिसे ब्रह्म कमल कहा जाता है। वो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी है। ब्लू पॉपी जिसे क्वीन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है उसे भी वहाँ देखा जा सकता है। रिच फॉनल डाइवर्सिटी भी है।
आपको लेपर्ड, मस्क डियर और ब्लू शीप वहाँ दिख जाएंगे। ये आपको एक ट्रांजिशन जोन में मिलेगा। जास्कर और ग्रेट हिमालय के जो पार्क है वो टेम्परेट अल्पाइन जोन में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022 के बारे में है। इसे अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेल्ड किया गया। ये यूनाइटेड नेशंस का पहला और लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ऐसे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे जो इसके डेवलपमेंट में लगे होते हैं। इसे को ऑर्गेनाइज किया गया ITU के द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, UNDP, अनकटैड, और क्लोज कोलैबोरेशन रहा सभी WSIS एक्शन लाइन फैसिलिटेटर्स का। यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं तो थीम रही ICT फॉर वेलबींग, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस, WSIS कोऑपरेशन फॉर एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG। 2 फेज में इसे ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने का प्लान बनाया गया है। पहला तो मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ आएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। पैरेलली कोशिश ये की जाएगी कि हम एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाएं नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में है। यूरिया बड़ी बड़ी समस्या है, फार्मर्स को आसानी से मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं वो उसका। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है कंट्री के फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट का, कैलोल, गुजरात में, जहाँ पे लिक्विड नैनो यूरिया बनाया जाएगा। ये काफ़ी इफिशियंट है फिजिकल यूरिया की तुलना में। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इफ्को का नैनो बायोटेक रिसर्च सेंटर जो कैलोल में है, उसने इसे डेवलप किया। यहाँ पे जो यूरिया है वो लिक्विड फॉर्म में नैनो पार्टिकल्स के रूप में होगा, जो एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। व्हाइट कलर में आपको आर्टिफिशियली देखने को मिलता है, जो बोरियों में आता है, खेतों में छिड़का जाता है। सफ़ेद कलर के दानों में होता है, चीनी के दानों जैसा होता है, गोल गोल अनशेप्ड होता है बेसिकली, जो पौधों को नाइट्रोजन देता है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों के लिए, इससे फसल अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है। यूरिया पे सरकार को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है, नहीं तो यूरिया किसान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फर्दर उनका इनडिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल भी किया जाता है, कन्वेंशनल यूरिया का जो सफ़ेद दानों में आता है। ये सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको घटाता है, वाटर और एयर पोल्यूशन भी फैलाता है। कन्वेंशनल यूरिया जो आप खेतों में छिड़कते हैं उसको मिट्टी 25% ही ले पाती है। जैसे अगर आपने 100 kg या सपोज करिए कि 100 यूनिट जो नाइट्रोजन है उस यूरिया में वो छिड़का है, तो केवल 25 यूनिट ही पौधों को मिलेगा, बाकी रन ऑफ में बह जाएगा या मिट्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, पौधे उसे ले नहीं पाएंगे। जबकि जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसकी एफिशिएंसी 85 से 90% की है। जो नाइट्रोजन उसमें होगा वो 85 से 90% पौधों को मिल जाएगा। अगर इसकी इफिशियंसी इतना ज़्यादा है तो ये अपने आप ही सस्ता हो जाएगा। इसे सीधे पौधों की पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है और पत्तियाँ उसको सोख लेती हैं। इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। यूरिया आप काफ़ी लंबे समय तक रखिए तो वो आपस में सट जाते हैं, जम जाते हैं, उनका केक बन जाता है। ये खतरा लिक्विड नैनो यूरिया के साथ तो नहीं रहेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल NTPC बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी के बारे में है। NTPC हमेशा से इस बात को लेकर कंसर्न रहता है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में हमारी बायोडाइवर्सिटी या एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अभी हाल ही में अपनी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 को रिन्यू किया, जहाँ पर उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन और गाइडिंग प्रिंसिपल्स तैयार किए कि वो कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे। NTPC की जो एनवायरमेंटल पॉलिसी है वो बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने को लेकर एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पे वो एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी की जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ अलाइन करते हैं खुद को और टारगेट्स अचीव करते हैं। क्या फीचर्स हैं इस पॉलिसी की? सबसे पहले तो NTPC ग्रुप में जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें एक साथ लाया जाएगा कि वो जो भी टारगेट इस पूरे सेक्टर के द्वारा तैयार किए गए हैं उनको अटेन करने में कंट्रीब्यूट करें। जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो ऐसे चलाए जाएं कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए। कंपनी एफर्ट करेगी कि बायोडाइवर्सिटी खोए ना, इसीलिए वो जब भी ऑपरेटिंग साइट्स चूज़ करते हैं तो बहुत ध्यान से चूज़ करते हैं। वो किसी भी ऐसे एरिया में अपने प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल नहीं करते जहाँ पर इन्वायरमेंट को ज़्यादा लॉस हो। वो एक बैलेंस स्टैब्लिश करते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं कि NTPC की वैल्यू चेन में इस चीज़ को तवज्जो दी जाए। ये प्रिकॉशनरी अप्रोच अपनाते हैं। मीन्स वही, किसी भी ऐसी जगह पे अपनी प्रोजेक्ट्स मत लगाइए जहाँ पे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान होता हो, उस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिकल एरिया में किसी भी कौन से एक्शंस हैं जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट पहुँचाते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। इसमें चौथा नहीं है, 1 2 3 है। आसान क्वेश्चन था। वेजिटेरियनिज्म बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? पत्ते खाएंगे, और पत्ते खाएंगे तो क्या बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी पत्ते खाने से? ऐसा नहीं होगा। वेजिटेरियनिज्म बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बहुत ही कॉमन सी बात है। तो 1 2 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे रिविजन करिए। अस्त्रा मार्क 1 रेंज 1000 किलोमीटर की है, गलत है, 110 किलोमीटर की है। लिक्विड नैनो यूरिया इफ्को ने बनाया है, दैट्स ट्रू।
अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, दैट्स ट्रू। वैली ऑफ फ्लावर्स मध्य प्रदेश, गलत है, उत्तराखंड। तो ये तो पूरा सेशन हमारा यहाँ का कंप्लीट हुआ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको पता है ना, ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे। और कैसे पहुंचोगे आप, ये QR कोड स्कैन कर लेना, वहाँ जाइएगा, पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।